शासन की नीति, ऐसे इसको बांट दिया। सहायक संधि प्रणाली के जो प्रावधान बताए थे, पहले सारे प्रावधान बता दो एक एक करके, कौन कौन से प्रावधान थे सहायक संधि प्रणाली के। पहला प्रावधान क्या था सहायक संधि, बिना देखे बता दो क्या होता है। सेना बंद करनी पड़ेगी। पहला कौन सा? सेना बंद करनी पड़ेगी। सेना बंद करनी पड़ेगी। पहला तो कॉन्सेप्ट ये होता था कि जो भी देशी रियासत इसको स्वीकार करेगा उसको सेना बंद करनी पड़ेगी। दूसरा, प्रेसिडेंट इसकी सुरक्षा कौन करेगा? अंग्रेजी सेना करेगी। सुरक्षा अंग्रेजी सेना करेगी। तीसरा कॉन्सेप्ट विदेश नीति, इनके विदेश नीति कौन संचालित करेगा? अंग्रेज संचालित करेंगे। और किसी बाहरी एक रेजिमेंट हो जाएगा। और पता है बाहरी व्यक्ति को नौकरी किसी बाहरी यानी विदेशी व्यक्ति को, किसी भी विदेशी व्यक्ति को अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखेंगे। और तो सारा खर्च देसी रियासत से सेना का जो खर्च होगा, ये खर्च कौन देगा? ये खर्च देशी रियासत देगी। इस खर्च को देशी रियासत द्वारा वहन किया जाएगा। ये हमारे कॉन्सेप्ट होते थे मुख्य रूप से सहायक संधि प्रणाली के। सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाले कुछ राज्य थे। पहला राज्य कौन सा था जिसके द्वारा हैदराबाद का निजाम हो जाएगा। फिर मैसूर का शासन हो जाएगा। फिर अवध हो जाएगा। फिर मराठा पेशवा हो जाएगा। फिर बाकी के अन्य मराठा सरदार हो जाएगा। हैदराबाद के द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1798 में मैसूर, 1799 में अवध, 1801 में मराठा पेशवा, 1802 में हो जाएगा। ये हमारे बेनिफिट की सहायता से इसके कॉन्सेप्ट को कहा क्या क्या परिणाम वगैरह हुआ। गोद विशेष नीति के तहत उसने सभी रियासतों को 300 बांट दिया और ऊपर गोद लेने पर एक प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया। गोद विशेष नीति के तहत मिलाए जाने वाले राज्य याद कौन कौन से राज्य? पहला सतारा, फिर जयपुर, फिर संबलपुर, फिर बालाघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। देखिए कितना इसी तरह ऐसे ना। अब इनका सबका समय बता दो। सतारा 1848, जयपुर 1949 में, संबलपुर 1949 में, बालाघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 53 में, नागपुर 1854। बाकी के युद्ध नीति के तहत 3 राज्य मिलाए गए थे। कौन कौन से 3 राज्य हो जाएंगे जिनको युद्ध नीति के तहत? पहला कौन सा? पंजाब के बाद बर्मा हो जाएगा और सिक्किम और बर्मा। ये 3 क्षेत्र मिला लिए गए युद्ध नीति के माध्यम से। कुशासन के आरोप में किसको मिलाया गया था? अवध को कुशासन के आरोप में मिला गया था। और कौन सी रियासत थी जिसको कुशासन के आरोप में मिलाया गया था? किसी शासन मैसूर। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा मिलाया गया। जब अवध को मिलाया गया था इस समय अवध के शासक कौन थे? अवध के शासक वाजिद अली शाह। अवध के शासक हो जाएंगे वाजिद अली शाह, यानी कि अवध के अंतिम नवाब कौन हो जाएंगे? वाजिद अली शाह। अच्छा, अगर आपसे अवध का संस्थापक पूछा गया तो पहला शासक पूछे तो अंतिम हो गए। पहला शासक पूछा अवध का कौन है? पता नहीं क्या? अवध का संस्थापक पूछा गया तो सादत, ये अवध का संस्थापक। जब मोहम्मद तरंगीला शासक थे उस समय अवध स्वतंत्र हो गया था और शासक कौन है उस समय? सादत का, जिसने अवध की स्थापना की। ये अंतिम नवाब हो जाएंगे। इनकी पत्नी का क्या नाम है? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। और इनके पुत्र का क्या नाम है? कादिर। कौन सा कादिर? बिरजिस कादिर। कौन जाएगा? बिरजिस कादिर। ये इसके पुत्र हो जाएंगे। ये 3 लोगों के नाम। वाजिद अली शाह के बारे में बता देते हैं। एक नाम और क्या कहते हैं? वाजिद अली शाह को कुछ और कहते थे? अख्तर पिया की पत्नी को महक। इन्हीं के द्वारा नेतृत्व दिया गया था 1857 के विद्रोह का जब हुआ था। इस अवध को हम लोग क्या कहते थे? अवध को कहते थे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, ब्रिटिश सेना के लिए नर्सरी पौधशाला कहते थे। अवध का जब विलय किया गया तो एक अधिकारी ने रिपोर्ट बना के दी थी। किसकी रिपोर्ट? या आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध में कर लिया गया था। कितनी चीज हम लोगों ने कल इसकी साम्राज्यवादी नीतियों देख ली थी। अब दिल्ली की सहायक संधि प्रणाली आई थी, इसमें हम लोगों ने देखा था कि इसके परिणाम किसके संदर्भ में? अंग्रेजों के संदर्भ में और भारतीय शासकों के संदर्भ में, दो लोगों के संदर्भ में इसके परिणाम देख रही। क्वेश्चन इधर लिखा था नहीं लिखा था? लिखा था तो थोड़ा बहुत लिख लिया, पन्ना मतलब पन्ना भरा गया, थोड़ा नहीं भरा भरा गया। ठीक, अंग्रेजों के संदर्भ में इसके परिणाम बता दो क्या कहते? तो भारतीय के संदर्भ में क्या परिणाम? अंग्रेजों पर क्या
और पढ़े पॉजिटिव नेगेटिव कुछ पढ़े सर अंग्रेजों को इसलिए बहुत बड़ी सेना होगी और लड़ाई झगड़ा समाप्त हो गया, व्यापार सुलभ हो गया और सर उनका फ्रांसीसी विदेशियों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, कोई फ्रांसीसी यहाँ पर नहीं आ पाएंगे और आंतरिक मामलों में उन्होंने दखल देना शुरू कर आंतरिक मामलों में दखल देना शुरू कर दिया। भारतीय रियासतों पर एक प्रकार से उनका कंट्रोल हो गया और भारतीयों पर इसका प्रभाव सर भारतीय ने अपनी संप्रभुता समाप्त हो गई, उनकी संप्रभुता एक तरह से रही और सर ये गुलाम गुलाम हो गए, वही संप्रभुता धीरे धीरे गुलाम हो गया और सर भारतीय अंग्रेजों की लड़ाई झगड़ा हो गया। ये चाहेंगे कि हमें आजादी मिले और ये एक तरीके से वो अपनी संधि के अधीन करना चाहेंगे, तो दोनों बीच क्या हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो ये सब हमारे प्रभाव होता है किसके, बेलेजी की सहायक संधि प्रणाली। बेलेजी की सहायक संधि प्रणाली को इससे पहले किसी और व्यक्ति ने लागू करने का प्रयास किया था, कौन था सहायक संधि प्रणाली का चलन? डुप्ले कौन कहां का गवर्नर था? फ्रांसीसियों का गवर्नर था। इंग्लिश हमलों की हो गई। इसके बाद हम लोग देखा था अंग्रेजों के अधीन भारत में संवैधानिक विकास। अगला हमारा टॉपिक आ रहा है अंग्रेजों के अधीन भारत में संवैधानिक विकास। और अंग्रेजों में दो लोगों के अधीन संवैधानिक विकास देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास, क्योंकि अभी हम लोग कहां तक का इतिहास पढ़ते हैं, केवल 1857 तक का इतिहास पढ़ते हैं। जब इंडियन नेशनल मूवमेंट में एंट्री करेंगे तब कंपनी के अलावा जो ब्रिटिश शासक हैं उनके अधीन जो साम्राज्य का संवैधानिक विकास किया जाएगा उसको अलग देखेंगे। तो अभी देख लेते हैं अंग्रेजों के अधीन भारत में या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का संवैधानिक विकास। कुछ एक्ट बताइए आप लोगों को कि कुछ एक्ट जो कंपनी के द्वारा पारित करवाए गए थे वो एक्ट कौन कौन से, मतलब पारित तो संसद ही करेगी लेकिन कंपनी के समय पारित किए गए थे। तो पहला एक्ट हमारा कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला एक्ट हो जाएगा। दूसरा बताया 1784 का इंडिया एक्ट। फिर तीसरा 1793 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम। इसके बाद आया था 1813 का चार्टर अधिनियम और 1813 के बाद 1833 का चार्टर अधिनियम। फिर आ गया था 1853 का चार्टर अधिनियम, अंतिम चार्टर था। इसके बाद आ जाएगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, इतने हमारे एक्ट हैं जो कंपनी के दौरान ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए जाएंगे। इनको एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या। पहला हमारा एक्ट आ जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको देख लेते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पारित करने के पीछे परिस्थितियां क्या की थी और इसके कॉन्सेप्ट क्या क्या प्रावधान बनाए थे। देखो जब लोग पहले का देखिए स्टार्टिंग तो भारत में अंग्रेज आए और भारत में अंग्रेज आने के बाद उन्होंने 3 जगहों पर अपने केंद्र बनाए थे। और ये 3 जगह कौन कौन सी थी उस समय के लोग भारत की अगर बात करें तो ये केवाला केंद्र हो जाएगा, एक केवाला हो जाएगा, एक केवाला हो जाएगा। 3 केंद्र बनाए गए थे। केवाला केंद्र कौन सा है? ये है कलकत्ता। केवाला केंद्र हो जाएगा ये है हमारा मद्रास और ये वाला केंद्र हो जाएगा ये है बॉम्बे। ऐसे अंग्रेजों ने भारत 3 केंद्र बना लिए। अंग्रेजों के भारत में आने के लिए एक कंपनी जिम्मेदार थी, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। स्थापना की गई थी 1600 ईस्वी में और भारत में ये लोग आ गए थे 1613 ईस्वी में। इस समय भारत का शासक कौन है? मुगल बादशाह हो जाएगा जहां। ठीक है, सूरत में आके अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर देंगे। अब ये लोग आके यहाँ पर व्यापार वाणिज्य वगैरह अपना सब कर रहे हैं। धीरे धीरे करके यहाँ पे कर लेंगे कब्जा और कब्जा करने के लिए मुख्य रूप से 2 युद्ध लड़ेंगे भारत में। एक युद्ध हो जाएगा 1757 का प्लासी का युद्ध और दूसरा हो जाएगा 1764 का बक्सर का और भी कई युद्ध लड़े जाएंगे लेकिन भारत में मुख्य रूप से 2 युद्ध। पहला कौन सा है? 1757 का प्लासी और 1764 का बक्सर। बीच में 2 बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हो चुके हैं। कौन कौन से 2 युद्ध बीच में आ चुके हैं? बहुत खास युद्ध थे 2। दोनों के नाम बता कौन कौन से 2 युद्ध इस टाइम के दौरान कौन से? बेदरा का युद्ध आएगा बीच में हमारा। बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया? 1759। एक और लड़ा गया बहुत खास वाडीवास। दूसरा हो जाएगा हमारा वाडीवास का युद्ध और ये कब लड़ा जाएगा? 1760। इसमें विदेशियों को पराजित किया और इसमें इन्होंने भारतीयों को पराजित किया। अब 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद से भारत में कंपनी का व्यापार वाणिज्य अलग तरीके से चलता है। इनको मुख्य रूप से 3 क्षेत्र मिल चुके हैं इस युद्ध के बाद और ये 3 क्षेत्र कौन कौन से? पहला हो जाएगा हमारा बंगाल, दूसरा हो जाएगा बिहार और तीसरा हो जाएगा उड़ीसा। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस इसको यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक, 3 क्षेत्रों का राजस्व वसूली का अधिकार मिल चुका है अंग्रेजों को
नागरिक वसूल करेंगे। जब इन 3 क्षेत्रों से राजस्व हम रेट वसूल करेंगे तो फिर इन 3 क्षेत्रों पर राजस्व वसूल करने के बाद यहाँ पर व्यापार भी करेंगे। ये व्यापार 2 तरीके का हो सकता है, या तो कंपनी के माध्यम से व्यापार या फिर अपना निजी व्यापार से। ये कंपनी तो चल ही रही है, कंपनी के कर्मचारी हैं, ये लोग तो व्यापार करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये लोग निजी व्यापार भी चलाते हैं। और जब निजी व्यापार चलाएंगे तो नुकसान किसका हो जाएगा? कंपनी का नुकसान हो जाएगा। व्यक्ति अपने आप फायदे में रहेगा, लेकिन इस कंपनी का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर इसे करके समझो, जैसे मान लिया चलिए यहाँ हम लोग ये सरकारी कोचिंग चला रहे हैं, एक चीज मान लिया हमारी एक अपनी एक अलग कोचिंग चलती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक अलग कोचिंग चलाते हैं और उसमें मान लिया हम 3 लोग मिलकर पढ़ाते हैं, ए बी सी ऐसे करके 3 लोग मिलकर पढ़ाते हैं और इन 3 लोगों के द्वारा एक बिल्डिंग किराए पर ली गई है। ऐसे करके एक बिल्डिंग किराए पर लेंगे, तीनों लोग मिलकर इस बिल्डिंग के माध्यम से अपनी संस्था चलाते हैं। अब तीनों लोग मिलकर ही पढ़ेंगे। इस बिल्डिंग में हमने मान लिया ये दिन में 4 ऐसे करके बैच लगा जाते हैं और 4 बैच लगाने के बाद जो भी पैसा यहाँ से बचता है इस बिल्डिंग का हम लोग किराया देते हैं, एक संस्था के माध्यम से चला रहा है। अब हमने क्या सोचा? हमने सोचा कि जब इस बिल्डिंग के माध्यम से हम लोग जो बैच चला 4 संस्था को चला रहे हैं, 4 बैच चला रहे हैं, तो इसमें से जो भी कमाई होती है उसका 1/3 हिस्सा किसको मिल जाता है? हमें मिल जाता है। इस तरीके से अब हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, हमने सोचा ऐसा करते हैं कि हम एक अपना अलग ही बैच लगा देते हैं। जो हमारे 4 बैच चल रहे हैं वो चले गए, एक अपना पर्सनली बैच लगा देते हैं। जब अपना पर्सनली बैच लगाएंगे और बिल्डिंग एक ही है तो कहीं ना कहीं इस एक बैच में से टाइमिंग क्लैश कर जाएगा, क्योंकि अभी पूरे दिन पता लगे ऐसे करके बैच चल रहे थे, हमारे पर्सनली बैच चलेगा तो एक बैच यहाँ पर वो क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। कहीं टाइम नहीं बन रहा है कुछ नहीं, तो बैच सामूहिक बैच कितने चल पाएंगे? 3 चल पाएंगे। एक हमारा पर्सनली चलेगा, जब एक पर्सनली चलेगा तो इस बैच में से हम कोई भी खर्चा इस बिल्डिंग का नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्डिंग का खर्चा कहाँ से निकालेंगे? इन 3 बैच में से निकालेंगे। तो बिल्डिंग क्या होने लगेगी? घाटे में जाने लगेगी, नहीं जाने लगेगी। अभी 4 बैच के माध्यम से खर्चा निकला तो हो रहा था, अब कितना हो गया है? 3। अब चौथा क्यों नहीं लग पा रहा है? क्योंकि हमारा अपना एक पर्सनल चलता है, इस वजह से चौथा नहीं चल पा रहा। तो ये संस्था हमारी किस में जाने लगेगी? घाटे में जाने लगेगी। वही यहाँ पर कंपनी के साथ हो रहा है। कंपनी के व्यापारी क्या करते हैं? निजी व्यापार पर बढ़ावा देते हैं। जब निजी व्यापार को बढ़ावा देंगे तो कंपनी का जो सामूहिक व्यापार है वो बाधित हो जाएगा। कंपनी की माने ट्रेन है, ट्रेन जा रही है और उस ट्रेन में हमने माने 10 डिब्बे लगा रखे हैं और इस 10 डिब्बों में कंपनी का सामान जा रहा है। अब कोई एक कर्मचारी है वो अपना निजी व्यापार को बढ़ावा देता है, उसने कंपनी से कह दिया ये डिब्बे में हमारा सामान रख देना, बचे कितने? 9 डिब्बे। ठीक है, तो कंपनी का सामान कितने डिब्बों में जाएगा? 9 डिब्बों में। एक किसका जाएगा? उसका अपना निजी सामान जाएगा। तो इस वजह से कंपनी घाटे में जाने लगी, ये कंपनी के कर्मचारी ये फायदे में जाने लगे। तो जो 217 सदस्यीय ईस्ट इंडिया कंपनी है केवल और केवल इसी को व्यापार करने की आजादी, और कोई व्यापार कर नहीं सकता है। तो ये जो पर्सनल लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं ये निजी व्यापार कर करके ब्रिटेन में बहुत बड़े आदमी बनते चले जा रहे हैं। अब वहाँ से ये लोग देखते थे ब्रिटेन के लोग कि यहाँ पर आ रहे हैं कंपनी के कर्मचारी के रूप में आ रहे हैं, खाली हाथ आ रहे हैं और यहाँ से बहुत बड़े आदमी बन के जा रहे हैं। अगर कंपनी को इतना फायदा नहीं है तो ये लोग इतने बड़े आदमी कैसे करके बन जाते हैं? एक तो ये, दूसरी तरफ इस निजी व्यापार से इस कंपनी को घाटा हो रहा है। जब कंपनी को घाटा हो रहा है तो कंपनी ने ब्रिटिश संसद से लोन मांगा। अब ब्रिटेन में ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात है कि एक तरफ जितने बड़े आदमी बनते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ कंपनी घाटे में होती चली जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस कंपनी के कर्मचारी इतने बड़े आदमी बनते चले जा रहे हैं कि यहाँ से खाली हाथ आ रहे हैं, वहाँ से पैसा भर के लेके आ रहे हैं, तो कंपनी कैसे घाटे में जा रही है? इस बात को लेकर ब्रिटेन बहुत ज्यादा दौड़ने की स्थिति कि जांच की जाए, कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, ये बात चल रही है। तो संसद में सोचते हैं कि ये कंपनी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी कर्मचारी फायदे जा रहे हैं और कंपनी का घाटे में जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कंपनी पर नियंत्रण बिठाना जरूरी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अभी भारत से फायदा केवल और केवल ये 217 लोग ले रहे हैं। ब्रिटेन के लोगों की डिमांड है कि या तो इस कंपनी को जो भी फायदा हो रहा है उसमें से एक हिस्सा ब्रिटेन के ऊपर खर्च किया जाए ब्रिटेन के लिए, और अगर ब्रिटेन के लिए ना भी खर्च किया जाए तो कम से कम जो ब्रिटेन के दूसरे लोग हैं उनको भी भारत में व्यापार करने की आज़ादी मिले। ये ब्रिटेन के लोगों की डिमांड है कि या तो जो भी पैसा कमाया जा रहा है उसका एक हिस्सा ब्रिटेन के लिए खर्च किया जाए, और ब्रिटेन में नहीं खर्च कर रहे हैं तो केवल 217 लोगों का व्यापारिक एकाधिकार ना रहे, हमको भी इस कंपनी के अलावा भारत में व्यापार करने की छूट दी जाए, ये डिमांड हो रही है। तो धीरे धीरे करके
डिमांड बढ़ी तो कंपनी ने ब्रिटिश संसद को संतुष्ट करने के लिए और अपने व्यापारिक एकाधिकार को सुरक्षित रखने के लिए कह दिया कि हम 4 लाख पाउंड साल भर में सरकार को देते थे। भाई आप व्यापार करके बताओगे, ये जानते हो कि हमारे लाभ में से थोड़ा हिस्सा ब्रिटेन पर खर्च किया जाए, हमारे पर्सनली ना रहे। हम 4 लाख पाउंड हर साल ब्रिटिश सरकार को देते रहे, वो हम चाहे अपने लोक कल्याण पर खर्च करो चाहे कुछ नहीं करो। अब 4 लाख पाउंड दे रहे हैं, तो 4 लाख पाउंड दे रहे हैं, ये तो कंपनी वैसी घाटे में जा रही है। ऊपर से 4 लाख पाउंड और निकल गया और घाटे चलेगी। जब और घाटे चलेगी तो लास्ट में इस पर कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट लाया जाएगा। वो एक्ट कौन सा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो लाने की परिस्थितियां है, वो अभी तक संसद द्वारा ब्रिटिश कंपनी पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं किया गया। लेकिन समस्या ये आ रही है कि यहाँ के व्यापारी बड़े आगे होते चले जा रहे हैं, कंपनी घाटे होती चली जा रही है और ऊपर से कंपनी सरकार से लोन मांग रही है। अपनी पास से कुछ नहीं देती सरकार को, लेकिन सरकार से लोन मांग रही है। तो इसी बात को लेकर एक एक्ट लाया जाएगा। वो एक्ट कौन सा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहला पॉइंट तो इसके बारे में ध्यान रखना है, इसकी प्रावधान को पूछा जाए तो पहला पॉइंट तो ध्यान रखना है, ये संसद द्वारा कंपनी पर नियंत्रण का पहला प्रयास है। पहला प्रयास, क्योंकि संसद भी चाहती है कि कंपनी पर किसी प्रकार का नियंत्रण करें, बस मौका नहीं मिल पा रहा उसको। अब मौका मिल गया कि अब हम इस कंपनी पर नियंत्रण करते हैं। तो सबसे पहले जो एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया कंपनी पर नियंत्रण के लिए, वो एक्ट कौन सा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरी बात, अब इसके माध्यम से क्या कहा गया? इसके माध्यम से कहा गया कि देखो 3 जगह पर गवर्नर होते हैं। एक हमारा यहाँ पर गवर्नर है कलकत्ता में, एक मद्रास में गवर्नर है, तीसरा कहाँ है? बॉम्बे में गवर्नर। 3 जगह पर गवर्नर होते हैं। तीनों लोग अपनी अपनी प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाते हैं। बम्बई वाला अपने लिए बनाता है, मद्रास वाला अपने लिए बनाता है, कलकत्ता वाला अपने लिए बनाता है। अब ऐसा करते हैं, इन तीनों का एक सुपरवाइजर बना देते हैं और तीनों का सुपरवाइजर किसको बना दिया जाएगा? कलकत्ता के गवर्नर जनरल। जो कलकत्ता का गवर्नर है, इसको क्या कर दिया जाएगा? इसको बॉम्बे और मद्रास दोनों प्रेसिडेंसियों का सुपरवाइजर बना दिया। केवल सुपरवाइजर का काम कंट्रोल करना नहीं होता, सुपरवाइजर का काम होता है केवल देखभाल करो। आदेश देने का ज्यादा हक नहीं है, बस खाली देखभाल करो। अगर किसी प्रकार की ये लोग गड़बड़ करें तो खबर कहाँ पहुंचाओ? खबर ब्रिटेन पहुंचाओ, लंदन पहुंचाओ। बस आदेश नहीं है, बॉस नहीं हो आप इन दोनों के, बस सुपरवाइजर हो। सुपरवाइजर बॉस में अंतर होता है। तो केवल आपको क्या करना है? इन दोनों लोगों की गतिविधियों पर नजर रखना है। ये काम कर दिया गया किसके लिए? कलकत्ता के गवर्नर के लिए। तो कहा गया तो नाम बदलो, ये भी गवर्नर, ये भी गवर्नर, ये भी गवर्नर। तो नाम बदलो तभी तो पहचान सुनिश्चित हो पाएगी कि हाँ हम इनके सीनियर हैं और ये दोनों हमारे जूनियर हैं। तो भाई ठीक है, आज से आप सभी बंगाल के गवर्नर हो, अब आप लोग हो गए और बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल। तो पहली बात, ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर नियंत्रण का पहला प्रयास कौन सा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें प्रावधान किया गया था कि बंगाल के गवर्नर को बॉम्बे और मद्रास का सुपरवाइजर बना दिया गया और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस समय बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था उसको बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो आपसे क्वेश्चन है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसको बना दिया गया बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। अब क्वेश्चन दूसरा था कि अब प्रशासन जब ठीक ठाक ढंग से चलाएंगे तो लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। जब लड़ाई झगड़ा होगा तो विवाद के समाधान के लिए एक सुप्रीम कोर्ट होगा। एक सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट स्थापित करेंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? कलकत्ता के फोर्ट विलियम। कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन अगर आपसे आए कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान या सुप्रीम कोर्ट का घोषित किया गया था तो कब हो जाएगा? तो 1773 में। लेकिन क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की थी? ये तो घोषित कर दिया गया, 73 में घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना की गई थी 1774। ठीक है, अलग अलग। अगर स्थापना पूछी जाए तो 1774 है, घोषित पूछी जाए तो कब? 1773 है। इसकी स्थापना कर दी जाएगी और इस समय इस सुप्रीम कोर्ट में 3+1 न्यायाधीश होंगे। 3 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। आपको क्वेश्चन आएगा कि इस समय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया? एक व्यक्ति था, इसका नाम था सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे ये भारत में सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। इसके अलावा
चैम्बर्स, लिवेस्टर्स, चैम्बर्स, लिवेस्टर्स और हाइट, ये 3 लोग बनाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। कुल मिलाकर 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश था एसीआई और चैम्बर्स, लिवेस्टर और हाइट, 3 लोगों को बनाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। ये कर दिया गया। अब जब ये डिसीजन लेगा इन दोनों के मामलों में भी, तो ये अकेला डिसीजन नहीं लेगा। इसी एक्ट में प्रावधान किया गया था कि सुप्रीम, ये जो गवर्नर जनरल है, इस गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद बना दी। 4 सदस्यीय परिषद, कि 4 लोगों में, और ये 4 लोग इस सुप्रीम, जो हमारा गवर्नर जनरल है, इस गवर्नर जनरल को सहायता देंगे। अब समस्या यहाँ पे ये क्या आई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट, इसके 4 सदस्य हैं, इन 4 सदस्यों की जो नियुक्ति है वो ब्रिटिश संसद के द्वारा की जा रही है। लेकिन जो गवर्नर जनरल है ये किसका कर्मचारी है? ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी है। इसकी नियुक्ति हटाने वाले का सब काम कौन करेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगे। अभी तक जब ईस्ट इंडिया कंपनी इसको हटाने का काम कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी नियुक्ति का प्रावधान कर रही है, और ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी है? एक प्राइवेट कंपनी है। ये जो 4 सदस्य हैं, इन 4 सदस्यों में शामिल थे क्लेवरिंग, मॉनसन, फ्रांसिस, ये 4 लोग, इन 4 लोगों को नियुक्त कर दिया गया। लेकिन 4 लोगों की नियुक्ति कौन कर रही है? ब्रिटिश संसद, यानी कि सरकारी कर्मचारी, सरकार के द्वारा नियुक्त किए जा रहे हैं। इनका हेड यानी कि गवर्नर जनरल वो कौन है? वो प्राइवेट कर्मचारी है। अब इनमें इसी बात का लेके क्लेश है। ये कह रहे हैं भाई हमारी नियुक्ति तो सरकार के द्वारा की गई है, तो हम तो सरकारी सदस्य हो गए, अब तुम एक प्राइवेट कंपनी की मालिक, मतलब गवर्नर हो, प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी हो, तो भले भी तुम नाम के लिए हमारे सीनियर हो, लेकिन तुम हमसे एक प्रकार से जूनियर ही हो। यहाँ पे सरकारी और प्राइवेट वाली फीलिंग आ रही है कि ये दोनों कैसे कर्मचारी हैं? सरकारी कर्मचारी हैं। ये कैसा कर्मचारी है? ये प्राइवेट कर्मचारी है। अरे हमसे सीनियर सही, लेकिन फिर भी कैसे हो? प्राइवेट हो। तो इनके और इनके काम करने में आपस में समस्याएं आ रही है। इसी समस्या को दूर किया जाएगा आगे चल के 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इतने प्रावधान ध्यान रखें। पहला क्वेश्चन आएगा आपसे कि ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के लिए जो पहला एक्ट पारित किया गया कौन सा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा क्वेश्चन आएगा किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। अगला क्वेश्चन आएगा कौन से एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कहां किया गया? फोर्ट विलियम में। क्वेश्चन एक्ट का घोषित किया गया 1773 में। कब स्थापित किया गया? 1774 में। और पहला मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था? एलिजा इम्पे। भाई जान का तीनों न्यायाधीशों के नाम पूछ लिया, ऐसे करके पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधीश 1774 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट में शामिल नहीं था? तो ये 3 है अन्य, ये है मुख्य, एलिजा इम्पे मुख्य हो जाएगा, चैम्बर्स, लिवेस्टर और हाइट 3 अन्य न्यायाधीश हो जाएगा। इसके अलावा गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए 4 सदस्यीय काउंसिल बना दी गई, और ये 4 सदस्यों में जो लोग शामिल थे इनके नाम ध्यान रखते हैं, क्लेवरिंग, मॉनसन, फ्रांसिस, बार्बर। इन 4 लोगों को शामिल किया गया था इस गवर्नर जनरल की काउंसिल में। इनके बीच विवाद हो गया। जब इनके बीच विवाद हो गया तो इसी विवाद के समाधान के लिए एक अगला एक्ट आ जाएगा 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट, जिसको रेडी कर लो। हाँ सरकार बिल्कुल बोलेगी। हमारा 1757 में का प्लासी का युद्ध हुआ है, तो 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद से बंगाल में कब्जा हो गया, और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद से पूरी भारत में कब्जा हो चुका है। तो भारत तो कॉलोनी पहले बन चुका था, इससे पहले भी बन चुका था। 1757 से पहले से ही भारत कॉलोनी है। भारत को कॉलोनी के तौर पर अगर देखा जाए तो 1613 से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई। कॉलोनी बनाने की प्रक्रिया एक दिन की नहीं है, ये प्रोसेस है। ठीक है, तो प्रोसेस स्टार्टिंग तो 1613 से ही हो चुकी है, लेकिन अभी ये प्रोसेस दिन नहीं रही। प्रोसेस देखेंगे कब से? 1757 के प्लासी के युद्ध से देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है कोई यहाँ से कॉलोनी बनी है, कॉलोनी तो पहले से ही बनी हुई है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस कब से माना जाएगा? 1757 से। प्लासी के युद्ध के बाद से ही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहला पॉइंट, ये
ये ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर, ये ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण का पहला प्रयास था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, निजी व्यापार के कारण मालामाल हो रहे थे। जबकि कंपनी घाटे में जा रही थी। अतः ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। जिसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई का सुपरवाइजर मद्रास और बम्बई का सुपरवाइजर बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स इसका कार्यकाल था 1772 से 1785 तक। वॉरेन हेस्टिंग्स बीच में कार्यकाल 1772 से 1785 तक। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए
संसदीय परिषद बनाई गई जिसमें निम्नलिखित लोग शामिल थे। नंबर 1 क्लेवरिंग मानसन फ्रांसिस वार्नर। क्लेवरिंग मानसन फ्रांसिस वार्नर, चारों का नाम याद रखना। क्लेवरिंग मानसन फ्रांसिस वार्नर, चारों शामिल थे। क्लेवरिंग मानसन फ्रांसिस वार्नर। कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। जो 1774 में स्थापित कर दिया गया। जो 1774 में स्थापित कर दिया गया। एलिजा इम्पे को इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। एलिजा इम्पे को इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। जबकि चैम्बर्स लिमिस्टर्स ऑफ हाइट, जबकि चैम्बर्स लिमिस्टर्स और हाइट, चैम्बर्स लिमिस्टर्स और हाइट अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया। पहला प्रावधान क्या था कि कलकत्ता के गवर्नर, जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। यही क्या हो जाएगा, ये बाकी की दोनों प्रेसिडेंसियों का सुपरवाइजर हो जाएगा। इसको सहायता देने के लिए 4 सदस्यों की काउंसिल बनाई। चारों का नाम था क्लेवरिंग, मानसन, फ्रांसिस और वार्नर, 4 लोग इसमें शामिल हैं। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। कहां पर? फोर्ट विलियम में 1774 में स्थापित कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया? एलिजा इम्पे, और बाकी के 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमिस्टर्स और हाइट, 3 अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे। अब समस्या क्या हो रही है? जो पहली समस्या आपको ये बता दी कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, इस वॉरेन हेस्टिंग्स की इन 4 सदस्यों के साथ किसी प्रकार की नहीं बन रही है, क्योंकि ये कैसे हैं? ये सरकारी सदस्य हैं, ये कैसा हो गया? ये प्राइवेट हो गया। तो इसकी फीलिंग ये आ रही है कि हम इन चारों के कौन है? सीनियर हैं। सही फीलिंग आ रही है। इन चारों की फीलिंग आ रही है, तुम एक प्राइवेट आदमी हो, हम सरकारी आदमी हैं, इनकी भी फीलिंग सही है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों लोगों। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है कलकत्ता में, ये भी सुप्रीम कोर्ट काम करता है। कलकत्ता में बाकी के न्यायाधीश भी कार्य करते हैं न्यायालय, लेकिन इनका कार्यक्षेत्र क्या होगा और उनका कार्यक्षेत्र क्या होगा, इस तरीके का कोई विभाजन नहीं किया गया। मतलब ये था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया गया। इसके सारे प्रावधान स्पष्ट रूप से फॉलो नहीं किए गए। तो इसी की कमियों को दूर करने के लिए बीच में एक एक्ट आएगा 1781 का एक्ट, लेकिन सबसे मेन एक्ट कौन सा आएगा? 1784 का प्रिंसिपिया एक्ट। तो 1784 के प्रिंसिपिया एक्ट को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान है। इससे पहले एक चीज देखो, जैसे हम लोग यहाँ पे देखा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। एक चीज आपको कुछ चीजों में कंफ्यूजन हो सकती है, उसको हम लोग यहीं पे सारी चीजें पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ें। जैसे आपसे अगर बाई चांस क्वेश्चन है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल या फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब भारत आजाद हो रहा होता है उस समय बड़ा कंफ्यूजन होती है कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय, स्वतंत्र भारत का पहला अंग्रेज, स्वतंत्र भारत का अंतिम, स्वतंत्र भारत का अंतिम अंग्रेज, ऐसे करके आते हैं। ये बहुत कंफ्यूजन होती है। तो कुछ लोगों के नाम
बंगाल का पहला गवर्नर, ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो कौन लगाना है, तो रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर। क्वेश्चन अगर आपसे है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो कौन लगा देना है, तो लगा देना वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ पर भी कोई कंफ्यूजन किसी तरीके की नहीं होगी। बंगाल का गवर्नर भी पता रहेगा, क्लाइव हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल भी पता रहेगा पहला, वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया। इसके बाद आपसे आ जाएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल, यहाँ पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये हो जाएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, और ये हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर आपसे क्वेश्चन आएगा कि भारत का पहला वायसराय, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन लगा देना है, तो लॉर्ड कैनिंग लगा देना है, लॉर्ड कैनिंग 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कंफ्यूजन अब स्टार्ट होगी आगे। अब एक व्यक्ति का नाम ध्यान रखना है, उनमें एक व्यक्ति आएगा लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, इसके बारे में और एक दूसरे व्यक्ति का नाम सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है जी, देखो 1947 का अधिनियम आया है, स्वतंत्रता अधिनियम। उस 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट किया जाएगा कि दो डोमिनियन बना दिए जाएंगे। एक डोमिनियन कौन सा है, भारत, और दूसरा डोमिनियन कौन सा है, पाकिस्तान। अब भारत ब्रिटेन के द्वारा पारित किया गया कोई कानून ये लोग अपने यहाँ लागू करें या ना करें, इनकी मर्जी। ठीक है, ये केवल 1947 का अधिनियम, और कुछ नहीं है। 1947 में जब भारत आजाद हो जाएगा, उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। जैसे ही 1947 का अधिनियम आया, वायसराय का पद कर दिया गया समाप्त, और वायसराय के स्थान पर कौन बना दिया जाएगा, गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल भारत में होगा, ये गवर्नर जनरल पाकिस्तान में होगा, ये कॉन्सेप्ट बना दिया गया। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन है, इसके बारे में पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि भारत का अंतिम वायसराय, पहला तो आपको याद रखना है कि भारत का अंतिम वायसराय, भारत के अंतिम वायसराय सी राजगोपालाचारी नहीं है। ठीक है, बाय चांस अगर क्वेश्चन है तो भारत का अंतिम वायसराय पूछने कौन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। दूसरा आपसे क्वेश्चन आएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो कौन लगाना है, तो लगाना है माउंटबेटन, क्योंकि ये 1948 तक भारत में रहेगा। 1948 में यहाँ से जाएगा, भारत 1947 में आजाद हो जाएगा। तो क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो कौन लगाना है, तो लॉर्ड माउंटबेटन लगाना है। लेकिन क्वेश्चन अगर आए कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, शब्द एक केवल चेंज हो गया। अगर क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो माउंटबेटन है, और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो कौन लगाना है, तो सी राजगोपालाचारी लगाना है। स्वतंत्र भारत का, या वैसे ही ओवरऑल पूछ गया है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो कौन लगाना है, तो सी राजगोपालाचारी लगाना है। और भारत का अंतिम वायसराय पूछा है तो लॉर्ड माउंटबेटन। बस यही पे कंफ्यूज हुए, तो बाकी ऊपर कहीं पे कंफ्यूज नहीं हुए, इसमें केवल कंफ्यूज हो गए कि माउंटबेटन है कि सी राजगोपालाचारी। अगर क्वेश्चन है भारत का अंतिम वायसराय, तो कौन हो जाएंगे, माउंटबेटन। इसके बाद वायसराय का पद समाप्त कर दिया जाएगा, पद कौन सा आ जाएगा, गवर्नर जनरल का आ जाएगा। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल किसको बना दिया जाएगा, माउंटबेटन को बना दिया जाएगा। 1948 में इसका ट्रांसफर हो जाएगा, इसकी जगह पे गवर्नर जनरल कौन बन जाएंगे, सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, सी राजगोपालाचारी। या भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तब भी कौन हो जाएंगे, सी राजगोपालाचारी। इसके बाद इस गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति का पद बना दिया जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, इस तरीके से तो ऊपर में कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होगी, बस इन दो में कंफ्यूजन हो सकती है आपको। तो चाहे यही वाले दोनों एक जगह पे होगी, ये वाले हमारे एक्ट में आ जाएंगे, ये वाले एक्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो साइड में टेबल नोट करके ये दोनों ऐसे इन दोनों बारे में, माउंटबेटन के बारे में बस सी राजगोपालाचारी का वो बोला नहीं। सर पहले 3 प्रेसिडेंसी थी, उनके अलग अलग गवर्नर थे, फिर बाद में एक कर दिया गया, बाद में एक ही करते, अभी एक नहीं किया गया, आगे प्रेसिडेंसियां तो बनी नहीं, अभी तीनों लोग कानून बनाते हैं। अब इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये कह दिया गया कि कानून तो बनाएंगे, बम्बई वाले भी कानून बनाए, मद्रास वाले भी कानून बनाए, लेकिन उस कानून को दिखा देंगे, इसको
जो फॉरेन डिस्ट्रिक्ट है इस फॉरेन डिस्ट्रिक्ट को दिखाएंगे, इसका सुपरवाइजर होता है। कानून बनाए दो होगा, अभी तक अलग अलग बनाते थे लोग, अब इनका बनाया हुआ कानून फॉरेन डिस्ट्रिक्ट चेक करेगा कि ये कानून किसी प्रकार का कोई गलत तो नहीं है, अभी बना सकते हैं। आगे एक एक्ट आएगा 1833 का चार्टर, 1833 के चार्टर ने से कहा वो कानून नहीं बना सकते, ठीक। तो बम्बई वाला और मद्रास वाला कानून ही नहीं बना सकते, इनके लिए कानून कौन बनाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल, तभी उसको कह दिया जाएगा कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। कानून तो बनाते थे पहले और फिर उसके बाद आगे जाके कितने कानून बनाने की शक्तियां दी जाएगी, 1861 दे देते हैं इसको। बस ये दो पॉइंट ये फॉर्मेट तो आएगा और तीसरा कानून का अच्छा है, दो पॉइंट। लेखपाल में उन्होंने ये बोला कि स्वतंत्र भारत का अच्छा दूसरा गवर्नर, हाँ दूसरा अगर गवर्नर जनरल था तो भारतीय नहीं पूछे, दूसरा गवर्नर जनरल तो इनको लगा देते सीधा तो पढ़ते तो ये स्वतंत्र भारत के पहले कौन हो गए? माउंटबेटन 1947 में आजाद हो गया, तो माउंटबेटन पहले हो गए, इनके बाद ये हो जाएगा, इनके बाद कोई था ही नहीं, इनके बाद कोई नहीं गवर्नर जनरल। हाँ तो जैसे हमने पूछा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो गया? माउंटबेटन हो गया। यहाँ पर स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल तो सीधा इसको पता चली है, लेकिन इनके टर्म के हिसाब से देखोगे तो स्वतंत्र भारत के दूसरे हो जाएंगे, तो इस तरीके से। ठीक है। अगला हमारा कौन सा 1784 का क्विट इंडिया एक्ट, इसमें क्या है? देखो दो ही समस्याएं हैं मुख्य रूप से, एक तो गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के सदस्यों का आपस में विवाद, और दूसरी समस्या कौन सी हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्षेत्र का स्पष्ट विभाजन न करना। तो इन दोनों समस्या में मुख्य समस्या जो है कि गवर्नर जनरल और उसका आपस में विवाद, इसके लिए एक्ट आ जाएगा वो 1784 का क्विट इंडिया एक्ट। अब इसको देख लेते हैं 1784 के क्विट इंडिया एक्ट में क्या है। विलियम पिट की भारत सरकार थी और ये एकमात्र ऐसा एक्ट है जिसकी वजह से विलियम पिट की सरकार वहां पे पहले मतलब इससे पहले वाली सरकार गिर गई थी, फिर विलियम पिट की सरकार आई थी। तो भारतीय मामलों में पहली बार ब्रिटेन की सरकार गिर गई थी, मामला कौन सा था? 1784 क्विट इंडिया एक्ट। अब देखो विलियम पिट की सरकार बन जाएगी और उनके द्वारा एक्ट प्रस्तुत किया जाएगा, वो कौन सा? 1784 का क्विट इंडिया एक्ट। इसमें क्या किया गया था? पहला कॉन्सेप्ट तो इसमें किया गया था कि ऐसा करते हैं, विवाद का जो कारण है उसको समाधान करने के लिए कंपनी के कार्यों को दो हिस्सों में बांट देते हैं, राजनीतिक कार्य अलग होंगे और दूसरे हमारे जो कह सकते हैं प्रशासनिक कार्य या फिर राजस्व वसूली के कार्य, राजस्व वसूली के कार्य, राजस्व कार्य ये हमारे अलग होंगे। राजस्व कार्य कह सकते हैं व्यापार कार्य, व्यापार के कार्य अलग कर दिए जाते हैं और राजनीति करने के कार्य अलग कर दिए जाते हैं। अब कंपनी के कंपनी दो कार्य करती है, राजनीतिक कार्य भी करती है और दूसरा वहां पर व्यापार भी करती है, दोनों कार्य कर रहे हैं। अब करते हैं ऐसा करते हैं दोनों कार्य अलग अलग कर देते हैं, राजनीतिक कार्य अलग और व्यापार कार्य अलग। और राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए एक काउंसिल बनाया जाएगा, बोर्ड बनाया जाएगा, इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक संस्था बना दी जाएगी, इसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये सिर्फ
ये चारों सदस्य पूरी तरीके से कैसे हैं? सरकारी। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है? ब्रिटिश सरकार के द्वारा की है, संसद के द्वारा। तो ये कैसे हो गए? ये सरकारी हो गए। ये गवर्नर जनरल ये कैसा है? ये प्राइवेट है, क्योंकि इसकी नियुक्ति कौन कर रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और ये इसको जब चाहे उसको हटा देगा। ठीक, तो ये पूरी तरीके से कैसा है? ये प्राइवेट व्यक्ति हो गया। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट किया गया कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति तो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, लेकिन इसको हटाने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं होगा। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये नियुक्ति तो इसकी करें, गवर्नर जनरल की नियुक्ति करें, लेकिन हटाने का काम इसका नहीं होगा। इसको हटाने का काम किसका होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब आराम से कहें, हम भी सरकारी हो गए भाई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन हो गई? एक सरकारी संस्था, ब्रिटिश संसद की संस्था। तो अब ये पूरी तरीके से प्राइवेट नहीं रह गया। अब इसको हटाने का काम कौन कर रही है? संसद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सिफारिश पर। तो अब गवर्नर जनरल कैसा व्यक्ति हो गया? सरकारी व्यक्ति हो गया। इसको बोला गया भारत में द्वैध शासन, दोहरी शासन पद्धति। किस तरीके से? देखो, एक शासन भारत में किसका चल रहा है? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, और दूसरा किसका हो गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, ब्रिटिश संसद का। कंपनी का तो शासन चल ही रहा है यहाँ पर। अब डायरेक्ट शासन किसका शुरू हो चुका है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का शासन शुरू हो चुका है। यानी गवर्नर जनरल जो यहाँ का शासक है, यानी पूरी व्यवस्था देखता है, जो गवर्नर जनरल यहाँ की पूरी व्यवस्था देखता है, अब इस पर कंट्रोल किसका हो गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हो गया। तो दो लोगों का शासन हो गया कि नहीं हो गया? एक तो हमारे यहाँ गवर्नर जनरल यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से किसका शासन हो गया? ब्रिटिश संसद का शासन हो गया। इसको बोला गया द्वैध शासन। और ये शासन व्यवस्था कब तक चलेगी? व्यवस्था चलेगी 1858 के भारत सरकार अधिनियम। तो दो शासन, इससे पहले एक और आया था, ये कभी आया, ये कभी और आया, ठीक है। तीन, अब देखो तीनों यहाँ पर एक बात देखो क्या है। इससे पहले हमारा आया था बंगाल का द्वैध शासन। अब तीनों थोड़ा सा एक नजर में समझ लेते, तीनों नजर में क्या है। ये कौन सा? बंगाल का द्वैध शासन। ये हमारा चला था 1765 ईस्वी से लेकर लगभग 1772, ठीक है। क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको हटा दिया गया। दूसरा हम लोग अगर देखें तो दूसरा हमारा हो जाएगा भारत का द्वैध शासन। भारत का द्वैध शासन ये कब हो जाएगा? ये हो जाएगा 1784 के क्विट्स इंडिया एक्ट से लेकर 1858 के भारत सरकार अधिनियम तक हो जाएगा। तीसरा हमारा और हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन, इसको लागू किया गया था 1919 के अधिनियम से, और ये चलेगा 1935 तक। अब देखो तीनों क्या थे, तीनों एक जगह। ये वाला हम लोगों ने पहले देख लिया कि बंगाल का द्वैध शासन क्या था। नाम मात्र के लिए शासन किसका है? भारतीयों का, लेकिन रियल में शासन किसका है? ब्रिटिश सरकार, ठीक है। इसको बंगाल का द्वैध शासन बोला गया। इसको क्लाइव के द्वारा लागू किया गया और वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको हटा दिया गया। दूसरा हमारा भारत में द्वैध शासन आ गया। ये लागू किया गया 1784 के क्विट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। दिखने में किसका शासन है? भारत में गवर्नर जनरल का, लेकिन पर्दे के पीछे से शासन कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें कंट्रोल करके रखे हुए, तो दो लोगों का शासन हो गया। एक तो गवर्नर जनरल का, और दूसरा किसका हो जाएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश संसद का। दो लोगों का हो गया। ये इसको दो शासन बोला गया। ये प्रांतों में दो शासन हमारे चलता था 1919 के अधिनियम के द्वारा इसको लागू किया गया। देखो क्या था, हमारे यहाँ जब धीरे धीरे करके से शासन प्रणाली विकसित हो जाएगी तो कई प्रांत बन जाएंगे। अभी हमारे यहाँ केवल 3 प्रेसिडेंसी हैं, फिर अलग अलग प्रांत बन जाएंगे। जब अलग अलग प्रांत बनेंगे तो उन्हीं प्रांतों में से एक गवर्नर होगा। जैसे जब भारत में 1937 में चुनाव होते तो 11 प्रांतों में हमारे चुनाव हुए थे, तो लगभग 11 प्रांत है 1937 का समय। तो ऐसे करके हर प्रांत में एक गवर्नर होता है, और इस गवर्नर के साथ साथ उस प्रांत में विधायिका होती है। जैसे आज हमारी चलती है विधायिका, राज्य में विधानमंडल चलता है, ऐसी करके विधायिका होती थी, और विधायिका के हेड कौन होते थे? गवर्नर होते थे। इस तरीके से इस विधायिका को काम करने के लिए कुछ विषय दिए जाते हैं। जैसे आज राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची ऐसे चलती है, ऐसे करके उसे बांटी गई थी। इन प्रांतों को काम करने के लिए कुछ विषय दिए गए थे। इन विषयों को 1919 के अधिनियम के द्वारा 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक विषय था, इनको कहते थे आरक्षित विषय, और दूसरे को हम लोग कहते थे हस्तांतरित विषय। आरक्षित रिजर्व, आरक्षित मतलब अपने पास रिजर्व करना, और हस्तांतरित मतलब ट्रांसफरेबल, दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देना। तो जितने भी राज्यों के विषय होते थे उनको 2 हिस्सों में बांट दिया जाता था। इन विधायिका में से कुछ सदस्य कौन हो जाते थे? गवर्नर के मंत्री बन जाते थे। जैसे आज हम लोग देखते हैं मध्य उत्तर प्रदेश की विधायिका में 403 सदस्य हैं। इन्हीं 403 सदस्यों में से कुछ लोग मंत्री बन जाते हैं,
उन्हीं मंत्रियों के द्वारा सारे विषयों पे शासन चलाया जाता है। ऐसे करके ऐसे आप लोगों का इस विधायिका के कुछ सदस्य गवर्नर के मंत्री बन जाते थे। ये मंत्री दो प्रकार के होते थे। कुछ मंत्री ऐसे होते थे जो विधायिका के सदस्य होते थे, भारतीय लोगों से चुनकर आते थे। कुछ मंत्री ऐसे होते थे जिनको गवर्नर अपने आप मनोनीत करता था कि ये हमारे मंत्री हैं। तो जिन गवर्नर के द्वारा जिस मंत्री को अपने आप नियुक्त किया गया, अपने मनोनीत किया गया, तो किस व्यक्ति को मनोनीत करेगा? उसी व्यक्ति को मनोनीत करेगा जो उसके मतलब का होगा, जो उसके हिसाब से शासन करेगा। तो जितने भी विषय होते थे उसको उसको बांट दिया जाता था। कुछ विषयों को कहा जाता था आरक्षित। ये आरक्षित विषय पर शासन वो लोग करते थे जिनको गवर्नर मनोनीत करता था। जो मनोनीत मंत्री होते थे उनके लिए कुछ आरक्षित विषय दे दिए जाते थे। जो भारतीय मंत्री होते थे, इन भारतीय मंत्रियों को जो विषय दिए जाते थे वो कौन से होते थे? हस्तांतरित विषय होते थे। अब आरक्षित विषय हमने मान लिया वित्त मंत्रालय, एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। वित्त मंत्रालय ये कैसा है? ये आरक्षित मंत्रालय, आरक्षित विषय है। भाई हमारे शिक्षा मंत्रालय ये कैसा है? ये हमारा हो गया हस्तांतरित विषय। तो शिक्षा मंत्री कौन है? एक भारतीय मंत्री है। वित्त मंत्री कौन है? एक अंग्रेज मंत्री है जो अंग्रेजों के प्रति पूरी तरीके से वफादार है। अभी बताओ हम लोगों की नजर में क्या? अरे वाह, हमारे गांव के विधायक जी तो शिक्षा मंत्री बन गए हैं, अब तो हमारे गांव में स्कूल खुलिए जाएगा। हम लोग ये मान के चल रहे हैं। हमने अपने मंत्री से कह भी रखा कि मंत्री जी अब तो आपको शिक्षा मंत्रालय बन गया है, अब आप हमारे गांव में स्कूल खुलवा देना। हमारे देखो 10-10 किलोमीटर दूर तक कोई स्कूल नहीं है, बच्चे को पढ़ नहीं पाते हैं। तो मंत्री हाँ बिल्कुल आपकी स्कूल खुलवा देंगे। इन्हें मंत्री जी ने क्या किया? पूरा एक बजट बनाया कि हमें स्कूल खुलाने के इतना इतना पैसा चाहिए है, और पैसा जिसको भेज दिया? वित्त मंत्रालय को भेज दिया कि हमारे लिए इतना बजट आप आवंटित करो क्योंकि हमें अपने क्षेत्र में एक स्कूल खुलवाना है। चूंकि वित्त मंत्रालय कैसा विषय है? ये आरक्षित है। तो जब तक गवर्नर कहेंगे नहीं इससे तब तक ये बजट आवंटित करेगा नहीं। जब ये बजट आवंटित करेगा नहीं तो शिक्षा मंत्री अपने क्षेत्र में स्कूल खुलवा नहीं पाएंगे। छवि किसकी खराब होगी? छवि खराब होगी शिक्षा मंत्री। बताओ 5 साल शिक्षा मंत्री रहे या 6 साल शिक्षा मंत्री रहे और गांव में स्कूल नहीं खुलवा पाए, छवि खराब हो रही नहीं? इसको बोला गया द्वैध शासन। दो लोगों का नाम मात्र के लिए किसका शासन है? कि शिक्षा मंत्री तो हमारे व्यक्ति है, लेकिन रियल में किसका शासन है? इस भारतीय मंत्री, विदेश मंत्री, अंग्रेजों का मंत्री है, इसका शासन। इसको बोला गया प्रांतों में द्वैध शासन। तो 3 प्रकार के हमारे द्वैध शासन चलेंगे। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया? बंगाल का द्वैध शासन, दूसरा भारत का द्वैध शासन, और तीसरा प्रांतों में द्वैध शासन। बंगाल के द्वैध शासन में क्या किया गया कि राजस्व वसूली का अधिकार किसी व्यक्ति को था, लेकिन वसूल कोई और रहा था। ठीक है, नाम मात्र के लिए कोई दूसरा व्यक्ति शासक है, रियल में कोई दूसरा व्यक्ति शासक है। ये हमारा कौन सा है? बंगाल का द्वैध शासन। भारत का द्वैध शासन इसमें क्या है कि नाम मात्र के लिए किसका शासन है? गवर्नर जनरल का शासन है, लेकिन प्रदेश के पीछे कौन काम कर रहा है? ब्रिटिश सरकार काम कर रही है। एक द्वैध शासन हो गया। और प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब हो गया कि सभी विषयों को 2 विषयों में आरक्षित कर दिया, आरक्षित और हस्तांतरित बांट दिया गया। जो बेकार विषय थे उनको हस्तांतरित रखा गया, जो मजबूत विषय थे उनको आरक्षित रखा गया। यानी कि ये मंत्री पूरी तरीके से किस पे आश्रित है? किसी आरक्षित विषयों पे आश्रित है। ये तभी काम कर पाएंगे जब ये वाले मंत्री के काम में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। इसको बोला गया प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, तो 3 प्रकार के हमारे द्वैध शासन है। ये 2 हमारे आ चुके हैं, ये वाला हमारा भी आ गया है 1919 के अंदर। आप क्लियर? 3 प्रकार के द्वैध शासन, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो 3 प्रकार के हमारे द्वैध शासन है। अब ये बोलते आ रहा है ये हमारा कॉन्सेप्ट किसमें कर दिया गया था? 1784 का फिक्स इंडिया है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि राजनीतिक कार्य देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, और राजस्व या व्यापार, इसको नाम सुना कि व्यापार कार्य करें, व्यापार कार्य देखने के लिए कौन होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सिफारिश पर ही गवर्नर जनरल को हटा सकते हैं, लेकिन नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। इसको बोल दिया गया भारत में द्वैध शासन। और ये व्यवस्था कब तक चलेगी? 1858 के एक्ट तक। इसी एक्ट के द्वारा ये काम और किया गया था, जो गवर्नर जनरल होता है, इस गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ के अधिकार देते हैं। कमांडर इन चीफ यानी कि भारत का सर्वोच्च जो सेना मंत्री होता है वो किसको बना दिया गया? गवर्नर जनरल। जैसा आज हमारे राष्ट्रपति होते हैं, भारत में तीनों सेनाओं के हेड कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ऐसी शक्ति अंग्रेजों के समय गवर्नर जनरल को कौन से एक्ट के द्वारा दी गई थी? 1784 के इंडिया एक्ट के द्वारा। आज पॉलिटी में राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, कमांडर होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं। ऐसा प्रावधान 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था गवर्नर जनरल के बारे में। जो उस समय का गवर्नर जनरल वायसराय है वही आज के हमारे राष्ट्रपति
ठीक बस ये विकसित होते होते आगे पहले गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, अब तो हो गए हमारे राष्ट्रपति हो गए। तो ऐसी शक्ति 1784 के क्विट इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को दी गई थी, जिसको कमांडर इन चीफ बना दिया गया, तीनों सेनाओं का हेड। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा वो संसद इलेक्ट करेगी। हाँ, और ये संसद के लिए सर्वोच्च ईस्ट इंडिया कंपनी कौन? और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब है कि वहां के निदेशक मंडल जो डायरेक्टर हैं संसद के इसके कंपनी के जो 217 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई है, तो सभी लोग थोड़ी डायरेक्टर्स हो जाएंगे, उनमें से करीब 24 लोगों को डायरेक्टर्स बनाया जाता था। 24 लोग मिलकर डिसीजन लेंगे आपस में, तो उसको बोलते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और ब्रिटेन की संसद जो होती थी उनका एक मंत्री उनके वो एक सदस्य बन जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहलाएंगे। तो राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी और यहाँ का व्यापार संबंधी कार्य कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगी। तो इस गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेंगे, ये लोग करेंगे। हटाने का अधिकार किसके पास होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर। अब ये पूरी तरीके से प्राइवेट व्यक्ति नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब इसका इन 4 सदस्यों से कोई खास विवाद नहीं रहेगा, ठीक। ये समस्या का समाधान किया गया 1784 के क्विट इंडिया एक्ट के द्वारा, ठीक। इसको नोट करो, मेरी एनालिसिस करेंगे 1784 का क्विट इंडिया एक्ट, 1784 का क्विट इंडिया एक्ट। पहला पॉइंट, इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जो कंपनी के राजनीतिक कार्यों को, जो कंपनी के राजनीतिक कार्यों को देखेगी, जो कंपनी के राजनीतिक कार्यों को देखेगी। अगला पॉइंट, व्यापार संबंधी कार्यों को, व्यापार संबंधी कार्यों को देखने का अधिकार, व्यापार संबंधी कार्यों को देखने का अधिकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को था। इससे पहले दोनों कार्य यही करती थी, राजनीतिक कार्य भी यही करेगी और व्यापार कार्य भी यही करेगी। अब इससे पहले अगर तुम राजनीति करने के लिए कौन सी संस्था बनेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन जाएगी। और यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब तक चलेगी, 1858 के अधिनियम तक। जब 1858 का अधिनियम आएगा तो इन दोनों को समाप्त कर दिया जाएगा और इनकी जगह पर एक संस्था बना दी जाएगी, उसको कहते हैं भारत सचिव का पद, भारत सचिव, उसमें 15 सदस्यीय परिषद बनाई। अगला पॉइंट नोट करें, गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सिफारिश पर, गवर्नर जनरल को बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सिफारिश पर ब्रिटिश संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा हटाया जाएगा, ब्रिटिश संसद द्वारा हटाया जाएगा। गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ की शक्तियां दी गई, कमांडर इन चीफ की शक्तियां दी गई।
ईस्ट इंडिया एक्ट। इसके बाद आ जाएगा 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 के चार्टर अधिनियम को कोई खास बात नहीं है। 1793 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से क्या होगा, कंपनी को पहले लाइसेंस दिया गया था 15 वर्षों के व्यापार के लिए। 15 वर्ष का एकाधिकार व्यापार दिया गया था 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हुई थी, तो कहा गया था 15 वर्ष तक आपको व्यापार के लिए एकाधिकार दिया जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा व्यापार नहीं करेगा। 1609 ईस्वी के आसपास को कंटिन्यू कर दिया गया कि मतलब 15 वर्ष का नहीं आप ही के व्यापार करके एकाधिकार दे दिया गया इस तरीके से। थोड़े समय के बाद इस कंपनी के लाइसेंस को व्यापारिक एकाधिकार को रिन्यू किया जाता है। आज लोग कोई भी लाइसेंस वगैरह बनते तो ये सब वगैरह रिन्यू किए जाते हैं। तो ऐसी इस कंपनी के लाइसेंस को रिन्यू करने की बात आती थी, तो रिन्यू करने के लिए एक एक्ट लाया गया था। वो एक्ट कौन सा था? 1793 का चार्टर अधिनियम। कोई खास बात नहीं है, सिर्फ इतना बात ध्यान रखनी है कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी का लाइसेंस 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। ठीक है सर, जब 20 वर्ष के लिए लाइसेंस बढ़ा दिया जाएगा तो लाइसेंस पूरा होने का समय कब आ जाएगा? 1813। तो अब लाया जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। कंपनी के कर्मचारी भी ब्रिटिश संसद में लॉबी का कार्य करते थे, मतलब उन लोगों को मना के रखते थे कि हाँ हमारा लाइसेंस बढ़ता है और कोई व्यक्ति ना। 1813 के समय में थोड़ी सी समस्याएं बदल रही है। इस समय देखो मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। मुक्त व्यापार, अब मुक्त व्यापार की हम बात करें तो क्यों? जैसे कि इससे पहले आपको बताया गया था 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक भारत का ये गवर्नर जनरल भारत में रहता था सम्राट का, इसका नाम था, इसका नाम हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ये गवर्नर जनरल है। इस लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा एक संधि लागू की गई थी। संधि को हम कहते हैं सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली, सहायक संधि प्रणाली यहाँ पे लागू की गई है। तो इस सहायक संधि प्रणाली को लागू करने के पीछे का एक रीजन बताया था, क्यों लागू की गई थी भारत में सहायक संधि प्रणाली। ये क्यों वेलेस्ली क्यों चाहता है कि भारत के सभी राज्यों पर हमारा नियंत्रण हो जाए। वैसे तो साम्राज्यवादी नहीं है, वैसे तो चाहते, लेकिन तुरंत इसके पीछे कोई एक रिसेंट वजह थी, नेपोलियन बोनापार्ट। इसके पीछे का एक नाम बताया आपको, नेपोलियन बोनापार्ट। कहाँ का शासक? फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्ट। इस नेपोलियन बोनापार्ट ने व्यवस्था लागू करके रखी थी। इस व्यवस्था को कहते थे महाद्वीपीय व्यवस्था। महाद्वीपीय व्यवस्था या हमारा महाद्वीपीय व्यवस्था बनता है क्या थी? महाद्वीपीय व्यवस्था यूरोप के सभी देशों को उसने क्या कर दिया था? ब्लॉक कर दिया गया था। यूरोप के जितने भी देश हैं वो ब्रिटेन के साथ व्यापार नहीं करते। आर्थिक क्षति पहुंचाएंगे तो सरेंडर। आज अमेरिका ये वाली पॉलिसी अपनाता है। अमेरिका को आज किसी भी देश को अगर सरेंडर करवाना हो तो क्या करता है? उसकी आर्थिक नाकेबंदी तो करता है कि बस इसको आर्थिक रूप से कमजोर करेंगे, खुद ही सरेंडर कर देगा। नेपोलियन ने भी यही नीति अपनाई, उसने महाद्वीपीय व्यवस्था अपनाई और यूरोप के जितने भी देश थे उन सभी देशों का ब्रिटेन के साथ व्यापार कट कर दिया। उससे जो व्यापार उसका बाधित होगा तो खुद ही ब्रिटेन जो है आगे सरेंडर कर देगा, मतलब ये उसने सोचा। लेकिन यूरोप में ही केवल ब्रिटेन का व्यापार नहीं चलता है। ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है ब्रिटेन का यानी लंदन में ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ऐसे जब बोलते थे कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, इसका मतलब क्या होगा कि ब्रिटेन में रात ही नहीं होती। इसका मतलब हुआ कि पूरी दुनिया में उसका ब्रिटेन का कब्जा था। तो ब्रिटेन के अगर एक कोने में अंधेरा है यानी कि रात है तो उसके दूसरे कोने में दिन है। यही कहना होता था कि ब्रिटेन में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता। बोलते थे कहावत ऐसे बोलते थे। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे मान लीजिए पूरी पृथ्वी बना दी बीच से ग्रीनविच रेखा जा रही है, यही पे ब्रिटेन है, बीच से निकल के जाती है। तो यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पर भी ब्रिटेन का ही कब्जा है, यहाँ पे भारत है, यहाँ पर भी ब्रिटेन का कब्जा है। तो कैसे करके ब्रिटेन में कुछ सूर्य अस्त होगा? ये भी ब्रिटेन है, ये भी ब्रिटेन है। जब सब जगह पे ब्रिटेन है तो अगर किसी समय यहाँ पर दिन है तो यहाँ पर रात है, और जब यहाँ पे दिन आ जाएगा तो यहाँ पे रात हो जाएगी। इस तरीके से सिस्टम चलता था। जब इस तरीके से सिस्टम चलता है तो इस महाद्वीपीय व्यवस्था के माध्यम से ब्रिटेन को सरेंडर नहीं करवा पाया। जब नहीं करवा पाया तो इसने सोचा कि आप ऐसा करते हैं, सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से हम भारत पे अपना कब्जा कर लेते हैं। कर लिया कब्जा, लेकिन ब्रिटेन के दूसरे लोग प्रभावित हो रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार कर रही है दूसरे देशों के साथ में, लेकिन ब्रिटेन के दूसरे लोग जो केवल और केवल यूरोप में ही व्यापार करते थे वो लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि भाई हमारा व्यापार अगर यूरोप में नहीं चल पा रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए मुक्त व्यापार की रणनीति अपनानी चाहिए। मतलब भारत से साथ व्यापार करने का हमको भी अधिकार मिले। तो इस ब्रिटेन इस नेपोलियन बोनापार्ट के कारण यूरोप में जिस विचारधारा को बढ़ावा मिल रहा है वो विचारधारा कौन सी है? मुक्त व्यापार की। फ्री ट्रेड करो, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी, हम लोग भी व्यापार करेंगे।
इस वजह से एक एक्ट लाया गया, वो एक्ट कौन सा था? 17/1813 का चार्टर अधिनियम। तो पहला पॉइंट तो इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है? मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी बात, अब कंपनी ने कहा ठीक है मुक्त व्यापार तो करो, लेकिन फिर भी कम से कम लाइसेंस थोड़ा और बढ़ा दो। तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी का लाइसेंस 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया। ठीक, 20 वर्ष तक हो जाएगा 1833। अब करें मुक्त व्यापार यानी कि कंपनी का केवल कंपनी का व्यापार करने का अधिकार नहीं हो, हम सब लोग व्यापार करेंगे, लेकिन कंपनी का कुछ ना कुछ तो प्रभाव है ब्रिटेन में। तो कंपनी के उसी प्रभाव के कारण दो चीजों को छोड़ दिया गया, एक तो चाय का व्यापार और दूसरा चीन के साथ व्यापार। ये दो चीजें, यानी कि अभी तक तो भारत का पूरा व्यापार कंपनी ही चलाती है, चीन के साथ व्यापार कंपनी ही करती है, लेकिन आपको करना सब लोग व्यापार करेंगे। तो कंपनी ने बहुत प्रेशर डाला और बहुत प्रेशर डालने का दो चीजें उसकी एकाधिकार नहीं, एक तो चाय का व्यापार केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, दूसरा चीन के साथ व्यापार केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति भारत जाके चाय का व्यापार नहीं कर सकता है और चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकता। अच्छा, चीन के साथ व्यापार इसलिए बचा के रखा क्योंकि चीन के साथ अफीम का व्यापार करते थे, तो अफीम के व्यापार में बहुत बड़ा मुनाफा होता था, और इस मुनाफे में अगर ब्रिटेन का दूसरा व्यक्ति शामिल हो जाए तो कंपनी को बहुत घाटा हो जाएगा। तो ऐसे में इन्होंने दो चीजों का व्यापार रोक दिया, एक कौन सा? चाय का व्यापार, और दूसरा कौन सा? चीन के साथ व्यापार। तो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सभी मामलों में कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये एक्ट कौन सा है? 1813 का चार्टर अधिनियम। और दूसरी बात, अब जब भारत में सभी लोग, ब्रिटेन के सभी लोग आके अपना सामान बेचेंगे, तो भारतीय उस सामान को खरीदे, तो भाई खरीदेंगे तब तो बेचेंगे, फायदा जब खरीदेगा ही नहीं वो तो क्यों बेचेंगे? और खरीदेंगे तब जब यहाँ पर मानसिक रूप से अंग्रेज व्यक्ति होगा। बताया जाता है कि देखने में भारतीय, लेकिन दिमाग से कैसा हो? अंग्रेज हो, ऐसा व्यक्ति होगा तभी वो क्या करेगा? यहाँ पर आकर भारतीय वस्तुओं को खरीदेगा। तो दिमागी रूप से अगर अंग्रेज पैदा करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपया वार्षिक का बजट आवंटित किया। 1 लाख रुपया वार्षिक का बजट शिक्षा पर खर्च करने के लिए, कि हम शिक्षा पर 1 लाख रुपया वार्षिक खर्च करेंगे और 1 लाख रुपया वार्षिक के माध्यम से यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देंगे, ताकि लोग अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करें। जब अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो धीरे धीरे करके अपने आप अगली पीढ़ी कैसी आएगी? दिमागी रूप से अंग्रेज आएगी, और वो दिमागी रूप से अंग्रेज पैदा होंगे तो अपने आप किसका सामान खरीदेंगे? भारतीय सामान नहीं खरीदेंगे, ब्रिटेन का सामान खरीदेंगे। ये कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से किसके माध्यम से किए गए? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन आपसे आएगा कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? उसमें आपको 1813 और 1833 दोनों मिले तो कौन सा लगाना है? 1813 का चार्टर अधिनियम। लेकिन क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो कौन सा हो जाएगा? 1833 का चार्टर अधिनियम। तो 1833 के चार्टर अधिनियम से इन दोनों को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अभी दो चीजें बची हुई हैं, इन पर व्यापारिक एकाधिकार बचा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन है किस एक्ट के द्वारा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, तो 13 है, अगर नहीं देते थे और मिले तो दोनों। अगर क्वेश्चन है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, तो पूर्णतः कौन से एक्ट से समाप्त किया गया है? 1833 के चार्टर अधिनियम से समाप्त किया गया। ये दो कॉन्सेप्ट बचेंगे, इनको भी खत्म कर देगा 1833 के चार्टर। इसको 93 में कुछ नहीं है, 93 में ये लाइन कर देसी कर लिखो कि 1793 के चार्टर अधिनियम से 1793 के चार्टर अधिनियम से भारत में 1793 के चार्टर अधिनियम से भारत में कंपनी का लाइसेंस, भारत में कंपनी का लाइसेंस 20 वर्ष के लिए 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इस वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यूरोप में
नेपोलियन बोनापार्ट के महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट के महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण मुक्त व्यापार की मांग बढ़ती जा रही थी। मुक्त व्यापार की मांग बढ़ती जा रही थी। अतः भारत में मुक्त व्यापार की रणनीति को बढ़ावा दिया गया। अगला पॉइंट, चाय एवं चीन के साथ व्यापार को छोड़कर शेष मामलों में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक लाइसेंस को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ₹1 लाख बजट, 1 लाख का वार्षिक, 1 लाख रुपया वार्षिक का बजट, 1 लाख रुपया वार्षिक का बजट आवंटित दिया गया। कि शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपया वार्षिक खर्च करेंगे, फिर ये कॉन्सेप्ट कर दिया गया। अब यहीं पे विवाद चल गया। कुछ लोग चाहते थे कि जो 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा भारतीयों को पढ़ाने लिखाने के लिए, एक किस माध्यम से शिक्षा इन्हें दी जाए, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाए। कुछ लोग ये चाहते हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि इनको जो शिक्षा दी जाए वो इनकी मातृभाषा में दी जाए, मातृभाषा में। और दोनों के लिए अपने अपने विचार हैं। जैसे अंग्रेज भी, कुछ अंग्रेज ऐसे हैं वो चाहते हैं इनको कौन से माध्यम में शिक्षा दी जाए, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाए। कुछ लोग चाहते हैं कि इनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। और इसी बात को लेकर 1 लाख रुपया एक साल में खर्च नहीं हुआ, और इसी विवाद को बुला के भारत में आंग्ल प्राच्य विवाद। प्राच्य का मतलब होता है पूर्वी भाषा यानी मातृभाषा। आंग्ल प्राच्य विवाद, और इसी क्वेश्चन आंग्ल प्राच्य विवाद का संबंध किससे है, भारतीय शिक्षा प्रणाली से संबंधित होता क्या। कुछ लोग कह रहे थे कि वो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाए। अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने का मतलब ये है कि अगर हम इनको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएंगे तभी तो अंग्रेजी सीख पाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य ये है कि ये लोग अंग्रेजी सीखें, काम करने के लिए उपलब्ध मिल जाए, और
खसूसियत कम से कम इतनी अंग्रेजी बोल ले कि दिमाग से कैसे पैदा हो, अंग्रेज पैदा हो। ठीक है, यही हमारा उद्देश्य है। कुछ लोग ये जानते हैं कि अगर मान लिया कि कोई बच्चा स्टार्टिंग से प्रारंभिक शिक्षा उसने अपनी मातृभाषा में ग्रहण की है और अब उसको अंग्रेजी सिखाएं, अंग्रेजी में तो वो अंग्रेजी नहीं जो है कर पाएगा, तो इसलिए उसको पढ़ाया तो जाए, हम पढ़ाएंगे वही तो हम अपनी शिक्षा पद्धति पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कौन सी भाषा में पढ़ाएं, उसको मातृभाषा में पढ़ाएं, उसकी भाषा पढ़ाएं। तो ये कह रहे हैं अंग्रेजी पढ़ाने वाले तो हमारा मकसद ही क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर उसको मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो उसको एबीसीडी ही नहीं आएगी, जब एबीसीडी नहीं आएगी तो फिर हमें तरह कहाँ से करेंगे। इसी बात को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इसी विवाद में क्या बोला गया है, आर्य राज्य विवाद। 1813 का ये विवाद कब तक चल रहा है, 1835 तक चल रहा है। तो 1835 में एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड मैकाले, जाएगा उसका लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले उस समय वायसराय की काउंसिल में विधि सदस्य है और इसने कहा कि ना भारत में इन लोगों को कौन सी माध्यम में पढ़ाया जाएगा, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाएगा, हिंदी माध्यम में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसको कहते हैं, लॉर्ड मैकाले। तो दो लोगों के नाम ध्यान रखने हैं, एक है चार्ल्स ग्रांट और दूसरा लॉर्ड मैकाले। अगर क्वेश्चन आपसे आए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक, अंग्रेजी शिक्षा का जनक, तो किसको लगाना है, तो लॉर्ड मैकाले को लगाना है। लेकिन क्वेश्चन है आपसे कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक, आधुनिक शिक्षा का जनक, तो किसको लगाना है, चार्ल्स ग्रांट को लगाना है। ठीक है, आधुनिक शिक्षा का बिल्कुल मतलब नहीं है ना अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है, आधुनिक शिक्षा का मतलब आज की जो प्रॉपर आज की शिक्षा करेंगे उसको आधुनिक शिक्षा करेंगे। तो अंग्रेजी शिक्षा का जनक पूछा जाए तो लॉर्ड मैकाले है, आधुनिक शिक्षा का जनक पूछा जाए तो चार्ल्स ग्रांट है। तो 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लागू कर दिया गया 2 फरवरी 1835 को। अंग्रेजी शिक्षा लागू कर दिया गया लॉर्ड मैकाले के द्वारा। अब चूंकि इनके पास इतने संसाधन थे नहीं कि हर व्यक्ति को, छोटे छोटे बच्चों को गाँव में जाकर शिक्षा दे पाए, तो इसके लिए इन्होंने शिक्षा लागू करने की पद्धति लागू की थी। इस पद्धति को हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी। निस्यंदन का सिद्धांत, निस्यंदन का सिद्धांत, ये निस्यंदन का सिद्धांत क्या है, जैसे हम लोग देखते वो टीप होती है, चर्जी टाइप की टाइप होती है, ऐसा की बनी है। तो इन लोगों का काम क्या है, उनका काम ये कि हम ऊपर के लोगों को शिक्षा देंगे, हम सबको शिक्षा नहीं दे सकते, तो हम ऊपर के लोगों को, जो जमींदार टाइप के बड़े बड़े लोग हैं, इनको हम शिक्षा दे देंगे और इन्हीं के माध्यम से ये शिक्षा छन छन करके कहाँ आएगी, नीचे आएगी। कि हम जमींदार टाइप के लोग हैं उनको शिक्षा दे देंगे, गाँव में कुछ 4-6 लोग हैं उनको पढ़ा लिखा देंगे, अब वही लोग क्या करें, वही लोग अपने गाँव के बाकी के लोगों को पढ़ाएंगे क्या, नहीं पढ़ाएंगे। हम पढ़ गए, बात तक दूसरा हो जाए, आप पता लगे हम तो पढ़ गए, पड़ोसी भी पढ़ जाएगा, दिक्कत भी हो जाएगी। तो इसीलिए शिक्षा पद्धति हमारी कामयाब नहीं हो पाई। इनने सोचा कि सबको हम नहीं पढ़ा सकते, अगर भारत के इतने लोग सबको पढ़ाने बैठेंगे सबको कैसे पढ़ाएंगे, सबको नहीं पढ़ा पाएंगे, और ऐसा करते ऊपर के कुछ लोगों को पढ़ा देते, उच्च वर्ग के एलिट क्लास के लोग हैं उनको पढ़ा देते, वो अंग्रेजी सीख जाएंगे। जब वो अंग्रेजी सीख जाएंगे तो अपने ही समाज के बाकी के लोगों को स्वयं शिक्षित कर देंगे, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, छन छन के नीचे आना। ऐसी पद्धति लागू की गई थी डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी। लेकिन इस डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी के माध्यम से अपर क्लास के लोग तो शिक्षित हो गए, लेकिन उन्होंने नीचे क्लास के लोगों को शिक्षित करने से मना कर दिया। तो जो एलिट वर्ग के लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, वो तो पढ़ लिखे, शिक्षा का बड़े स्तर पर प्रसार नहीं हुआ। शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ तो ये शिक्षा पद्धति पर कैसे हुई, विभाजनकारी हो गई। विभाजनकारी हो गई तो समाज में एक वर्ग बहुत मजबूत हो गया आर्थिक रूप से, और दूसरा वर्ग हमारा आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा डाउन हो गया। तो समाज में, उस समय के समाज में आर्थिक असमानता क्रिएट करने में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका थी। उस समय के आर्थिक समाज, हमारे समाज में, भारत में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य, जिसको हम बोलते हैं कि धार्मिक कट्टरता की भावना, सांप्रदायिकता जिसको कहते हैं, कि सांप्रदायिकता उत्पन्न करने में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका। नेगेटिव, अगर कोई नेगेटिव हुआ है तो कैसे होंगे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने लोगों के बीच में आर्थिक असमानता उत्पन्न कर दी। क्यों? क्योंकि शिक्षा इन्होंने किसको दी है, केवल एलिट वर्ग के लोगों को, नीचे के लोगों को शिक्षा नहीं दी। तो एलिट वर्ग के लोग नौकरी कर करके ऊंचे पद पर नियुक्त हो रहे हैं, लेकिन नीचे वर्ग के लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही, तो वो लोग नौकरी नहीं पा रहे। ठीक, तो ऐसे क्या हो जाएगा, आर्थिक असमानता आ जाएगी। दूसरी बात, अब शिक्षा पद्धति ने कैसे करके सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। शिक्षा तो सांप्रदायिकता को दूर करनी चाहिए, लेकिन शिक्षा ने सांप्रदायिकता दूर करने की सांप्रदायिकता बढ़ाई कैसे करेगी। तो उस समय भारत में अंग्रेजों के आने से पहले इसका
किसका शासन था? इस्लामिक शासन था हमारे दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश का शासन था। मुगल वंश को लेते तो अंग्रेजों के शासन से पहले भारत में किसका शासन है? मुगलों का शासन। मुगलों के समय भारत में जो भाषाएं चलती हैं वो कौन सी चलती हैं? फारसी चलती है, अरबी चलती है और कुछ हद तक हमारी किसी तुर्की चलती है, वरना अरबी फारसी तो मेन भाषा है, लेकिन ये भाषा चलती है। और ये भाषाएं दोनों मुख्य रूप से धर्म से जुड़ी हुई है। इस्लाम की धार्मिक भाषा जो मानी जाती थी अरबी और फारसी। किसी दूसरी भाषा को सीखना उस समय के सामान्य धर्म विरुद्ध कार्य माना जाता था। तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग जो भाषाओं को प्रेफरेंस देते हैं वो कौन सी है? अरबी, फारसी और तुर्की। जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, खासकर हिंदू समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय के लोग मानिए संस्कृत कुछ हद तक बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, बाकी देवानी भाषाएं बोल लेते हैं। इन भाषाओं में बंधन किसके लिए है? मुस्लिम समुदाय के लिए। मुस्लिम समुदाय की भाषा में बंधा हुआ है कि अगर उसने हिंदी अंग्रेजी भाषा में अगर शिक्षा ली तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, ये धर्म विरुद्ध कार्य कर रहा है। इनको कोई दिक्कत नहीं थी कि हम चाहे हिंदी सीखें, चाहे फारसी सीखें, अरबी सीखें, अंग्रेजी सीखें, कोई दिक्कत नहीं थी। जब इन्होंने अंग्रेजी सीखी तो अंग्रेजी सीखी ये लोग आगे निकल गए, नौकरी मिली, आगे निकल गए। मुस्लिम समुदाय के लोग अंग्रेजी नहीं सीख पे इस वजह से पीछे रह गए। जब पीछे रह गए तो इन्होंने अपनी समस्या, अपनी खामियों को आगे नहीं किया कि हम इसलिए पीछे हैं क्योंकि हमने अंग्रेजी नहीं सीखी। इनके लोगों के माइंड में एक चीज, जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्होंने माइंड में बात कर दी कि आज अगर मुस्लिम समुदाय पीछे है और हिंदू समुदाय आगे जा रहा है, तो उसकी वजह ये है कि मुगल वंश के लोगों ने हमारे पूर्वजों ने भारत पे शासन किया था, उसका बदला ये लोग अब ले रहे हैं। ठीक है, तो जो सांप्रदायिकता की भावना आई ये किसने डेवलप की? ये शिक्षा। ठीक है, मतलब उद्देश्य नहीं है शिक्षा का कि भारत में सांप्रदायिकता की भावना का विकास करे, लेकिन वो इस तरीके से डेवलप हुई क्योंकि मुस्लिम समुदाय ने अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करने से मना कर दिया और हिंदू समुदाय ने इसको तुरंत स्वीकार किया। लेकिन तो स्वीकार किया तो ये आगे बढ़ गए और ये हमारे पीछे बढ़ गए। तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के अगर कभी नेगेटिव पॉइंट ले लोग वहाँ पेज में तो ये चीजें मेन पे नोट कर सकते हो। ऐसे ऐसे हमारे अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की बात होती है। तो ये सब कॉन्सेप्ट किससे आ जाएंगे? 1813 के चार्टर। पहला पॉइंट, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। 20 वर्ष के लिए लाइसेंस बढ़ा दिया गया। चाय और चीन के साथ व्यापार को खत्म कर, मतलब छोड़ के बाकी व्यापार को खत्म कर दिया गया। 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पर खर्च करने के लिए आवंटित किया गया। और इसी से जो विवाद उत्पन्न हो गया वो कौन सा है? आंग्ल प्राच्य विवाद। इसी आंग्ल प्राच्य विवाद का समाधान किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1835 में। और भारत में शिक्षा पद्धति लागू की गई वो कौन सी है? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। अगर आपसे अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की तरह पूछा जाए लॉर्ड मैकाले, आधुनिक शिक्षा की तरह पूछा जाए तो चार। निस्यंदन का सिद्धांत या डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी किससे संबंधित है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। अभी पिछली बार समीक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ था मेंस का, तो समीक्षा अधिकारी के मेंस के पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जो आवंटित किया गया था। ऐसे करके ये नहीं नाम रखा था, लेकिन ये उसमें जो हटा दिया गया था कि वार्षिक, मासिक या एक पुस्तक का ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। तो 1 लाख रुपया वार्षिक का बजट आवंटित किया गया है। इसको आगे लोग लास्ट पॉइंट में इसी बजट को लेकर भारत में आंग्ल प्राच्य विवाद, इसी बजट को लेकर भारत में आंग्ल प्राच्य विवाद, आंग्ल मतलब अंग्रेजी, प्राच्य मतलब पूर्वी। तो कुछ लोग कहते हैं अंग्रेजी भाषा पढ़ा जाए, कुछ लोग कहते हैं पूर्वी भाषा पढ़ा जाए। आंग्ल प्राच्य विवाद उत्पन्न हुआ। 2 फरवरी 1835 को 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया। अंग्रेजी शिक्षा का जनक
शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले, अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले एवं आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। अगला पॉइंट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड नीचे की ओर आगे, डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी यानी कि निस्यंदन का सिद्धांत, डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, निस्यंदन का सिद्धांत के माध्यम से लागू किया गया डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, निस्यंदन का सिद्धांत, के माध्यम से लागू किया गया। निस्यंदन बनाई जाएगी वो समिति। जब ये आएगा 1833 का चार्टर थी तो इसमें उसके विधि सदस्य रूप में एक सदस्य को शामिल किया जाएगा और वही सदस्य कौन बनाया जाएगा? लॉर्ड मैकाले। इस लॉर्ड मैकाले को काम दिया जाएगा कि आप इस आंध्र प्रांत विवाद का समाधान करो, तो इसी समाधान को प्रस्तुत कर दिया जाएगा 1835। इसी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक सिविल सेवा समिति भी बनी, वो एक अलग समिति, ये वाली समिति में शिक्षा सर थोड़ा मिक्सअप हो गया सर, वो डिस्पैच भी थोड़ा आप डिस्पैच वो 1854 में आएगा। शिक्षा का एक आयोग है। अभी लोग अंग्रेजी शिक्षा पद्धति एक अलग ही पूरी देखेंगे। अच्छा वो बाद में आएगा। हाँ वो बाद में आएगा। फिर हम जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति देख रहे हो तो वहाँ पे आएगी, वहाँ पे फिर से हम ये चीज नोट करेंगे, फिर वहाँ पे इसका डिटेल है तो ये हल्का समझा देंगे, फिर हम लोग आगे अभी ये लोग इन्होंने क्या किया, शिक्षा के लिए सबसे पहले 1813 के बजट के द्वारा 1 लाख रुपया आवंटित कर दिया गया। अभी बजट में खर्च नहीं हुआ। अब 1835 में ये बजट खर्च होना स्टार्ट हुआ, तो ये बजट खर्च हुआ है सही जगह पे हुआ है या नहीं हुआ है, इसको देखने के लिए 1854 का वो डिस्पैच आएगा। 1835 में पैसा खर्च करना स्टार्ट होगा, फिर ये कितना विकास हो रहा है इसको देखने के लिए डलहौजी के समय 1854 का वो डिस्पैच आया। ठीक है, पूरा आयोग लिख करेगा यहाँ और क्या कुछ सुधार होना चाहिए, इसका संबंध विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा से। फिर आगे और भी आगे जैसे 1882 में हंटर कमीशन आएगा, फिर और आगे आएंगे सैटेलाइट आयोग आएगा 1904 में, उसके बाद विश्वविद्यालय अधिनियम आएगा, वो सब हम लोग के आगे अलग शिक्षा पद्धति देखेंगे। क्या लिखा था? हाँ, डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन के लिए निस्यंदन का सिद्धांत के माध्यम से लागू किया। ठीक है, ये चीजें हमारी यहाँ तक की हो गई। अब भारत में 1833 का अधिनियम 13 का जो लागू हो चुका है, अगला अधिनियम हमारा कौन सा आ जाएगा? 1833 का चार्टर अधिनियम, और इसके माध्यम से अंग्रेजों का व्यापारिक अधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। अब इसमें क्या किया है, इसको शिक्षा नीति हमारी अलग से आ गई, अंग्रेजों की पूरी शिक्षा नीति हमारी अलग से, तो उसमें हम लोग देखेंगे गुड आयोग के क्या क्या प्रावधान वगैरह थे, हंटर आयोग क्या क्या था, सैटेलाइट को हम लोग बता देंगे गवर्नर इसके टाइम में जो गवर्नर का पद था, गवर्नर का वो चीफ पद था, गवर्नर इन चीफ का पद, गवर्नर चीफ 1836 आपने तो क्या 1783 का पिट्स इंडिया एक्ट, हाँ उसमें वो कमांडर इन चीफ का पद था, 44